हेडहंटिंग और टोकरी बुनाई। नागा जनजातियां कितनी हैं? नागा खुद भी अनिश्चित हैं, अनुमान 30 से 70 के बीच है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, नागा जनजातियों और उप जनजातियों के बीच का अंतर अक्सर धुंधला होता है। दूसरा, कई जनजातियां जो जातीय रूप से नागा नहीं हैं, जिनमें कोहिमा जिले की कई कुकी जनजातियां शामिल हैं, खुद को नागा कहती हैं जब उन्हें भारतीय उत्तर पूर्व के सबसे शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से सक्रिय स्वदेशी लोगों के सहयोगी के रूप में देखा जाना उचित लगता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि नागाओं और नागा बनने की चाह रखने वालों की महत्वाकांक्षाएं आंशिक रूप से उनकी व्यक्तिगत जनजातीय वफादारी में लिपटी हुई हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए इन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। नागा शब्द एक नागालैंड के डिप्टी कमिश्नर और नागा विशेषज्ञ ने 1922 में प्रकाशित जे.पी. मिल्स के लहोता नागाओं के अध्ययन की प्रस्तावना में लिखा था। यह असम की पहाड़ियों के कुछ भागों में रहने वाली जनजातियों को दर्शाने के लिए एक मनमाना शब्द के रूप में उपयोगी है, जिसे मोटे तौर पर उत्तर पूर्व में होकोंद घाटी, उत्तर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान, दक्षिण पश्चिम में कछार और पूर्व में छिंदविन से घिरा हुआ माना जा सकता है। मणिपुर घाटी के दक्षिण में मोटे तौर पर नागा जनजातियों और कुकी जनजातियों के बहुत अधिक परस्पर संबंधित समूह थाओ, लुशी, चिन आदि के बीच संपर्क बिंदु है। ये वह क्षेत्र है जिसे नागा स्वतंत्रता समूह नागालिम, ग्रेटर नागालैंड कहते हैं। नागाओं के मानवशास्त्रीय अध्ययन अभी तक निर्णायक नहीं है। हटन और मिल्स ने सही कहा है कि नागा जनजातियां आज नागालैंड की सीमाओं तक फैली हुई हैं और मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी बर्मा के बाहरी इलाकों में संभवतः 3.5 से 4 मिलियन नागा हैं। हालांकि कोई भी निश्चित नहीं है क्योंकि बर्मा में रिकॉर्ड लंबे समय से खराब हैं और क्योंकि आधिकारिक भारतीय जनगणना अभी भी इस मुद्दे पर थोड़ी उलझन में है कि वास्तव में कौन नागा है और कौन नहीं है। और जाहिर है, तथ्य यह है कि भारतीय सरकार ने इतने दशकों से नागालैंड को निषिद्ध क्षेत्र बना रखा है, जिसका अर्थ है कि बहुत कम विशेषज्ञ राज्य या नागालिम से होकर गुजरे हैं। घरेलू नागा विशेषज्ञता अभी भी दुर्लभ आपूर्ति में है। हालांकि लगातार बढ़ती संख्या के साथ या तो विदेश में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं या दुनिया के इस अशांत हिस्से को पूरी तरह से छोड़कर यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर शरण ले रहे हैं। हम जो जानते हैं वह ये है कि नागालैंड राज्य की सीमाओं के भीतर 16 जनजातियां रहती हैं। हालांकि वर्तनी अलग अलग है। अंगामी, एओ, चाखेजामी, चांग, चिरू, खियामनियुंगन, कोन्याक, लोटा, मोकवेया, फोम, रेंगमा, सांगतम, सेमा, तिखिर, यिंगचुनग्रू और जिलांग हैं। अन्य नागा जनजातियों में से ज़ेमिस असम से हैं और वांचो, रानपंग और नोक्टे जनजातियां अरुणाचल प्रदेश से हैं। मणिपुर अनल एक मानद जनजाति काबुई, लमकांग, माओ, मारम, पौमी और तांगखुल का घर है। बर्मी जनजातियां मेकुरी, पंगमी, पारा और सुमरा हैं। हेमी बर्मा और अरुणाचल प्रदेश के बीच फैले हुए हैं। खियामनियुंगन और कोन्याक बर्मा और नागालैंड के बीच की सीमा पर स्थित हैं, तथा ज़ेलियानाग्रोंग को नागालैंड और मणिपुर में कुकी के साथ पाया जा सकता है, जो मानद नागाओं की दूसरी जनजाति है। इनमें से कोई भी जातीय रूप से भारतीय नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जनजातियां ईसा के समय से कई शताब्दियों में लहरों की तरह हिमालय की सुदूर पूर्वी तलहटी में बसने के लिए आईं। दूसरी ओर, हेग स्थित अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन (UNPO) का कहना है कि नागा 10वीं शताब्दी में मंगोलिया से अपनी पहाड़ियों पर आए थे। कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। ग्रीक इतिहासकार टोलेमी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक संदर्भ दिया है। सदी के अंत में इस सामान्य क्षेत्र में नांगलोगा या नग्न लोगों को शामिल किया गया, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और वे वास्तव में कहाँ रहते थे। जब क्रिस्टोफ वॉन फ्यूररहेमेंडोफ ने अपनी पुस्तक द नेकेड नागाज का शीर्षक दिया, तो संभवतः यह उनके अंदर के जर्मन क्लासिकिस्ट का काम था, जो टोलेमी को संदर्भित करता था, न कि पहाड़ी जनजातियों के किसी निश्चित नामकरण या यहाँ तक कि उनके अंतवस्त्र की स्थिति को। जनजातियों के इतिहास पर अधिकांश प्रारंभिक शोध 19वीं सदी के मध्य से उत्साही ब्रिटिश सैनिकों और सिविल सेवकों द्वारा किए गए थे। उनके कुछ शुरुआती काम शुरुआती विद्रोहों के दौरान नष्ट हो गए थे।
हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि इस नुकसान की रिपोर्ट मणिपुर में एक समय के राजनीतिक एजेंट मेजर जनरल सर जेम्स जॉनस्टोन ने दी थी, जिन्होंने 1896 में लिखा था, अंगामी नागा कहाँ से आए थे, ये तब तक अनिश्चित रहेगा जब तक कि हमारे पूर्वी सीमांत की भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो जाता। स्वर्गीय श्री दमन G.H. दमन 1879 में नागा हिल्स जिले के राजनीतिक अधिकारी नियुक्त किए गए, जो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और शोध के अग्रदूत थे, के पास उनके बारे में एक मूल्यवान शोधपत्र था, लेकिन यह 1879 के विद्रोह में नष्ट हो गया। संभावना यह है कि वे मूल रूप से तिब्बत के दक्षिण पूर्वी कोने से आए थे। बेशक, नागाओं की उत्पत्ति के बारे में कई अन्य भाषाएं और सिद्धांत थे जिनका विश्लेषण किया जाना अभी बाकी था। हालांकि, मेजर जनरल जॉनस्टोन जैसे लोगों की बदौलत ही हम नागा नृवंश विज्ञान और संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत कर पाए हैं। जॉनस्टोन हमेशा शौकिया होने का दावा ही करते थे, लेकिन ऐसे सैन्यकर्मी आमतौर पर फिट और आत्मविश्वासी होते थे। वे नागा पहाड़ियों पर ऊपर नीचे मार्च करने और उन गांवों में भयंकर दिखने वाली पहाड़ी जनजातियों से मिलने के बारे में नहीं सोचते थे जहां पहले कोई श्वेत व्यक्ति, वास्तव में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं गया था। जॉनस्टोन के बारे में शायद ये बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड के पिट रिवर संग्रहालय को जो सर्वाधिक मूल्यवान कलाकृतियां दान की, उनमें एक मणिपुरी पोलो काठी और रकाबे थीं। वे एक मजबूत, स्टाइलिश और अंत तक सक्रिय व्यक्ति थे। हालांकि, नागा किंवदंतियों और लोक कथाओं में तिब्बत का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं मिलता है। हालांकि जब जॉनस्टोन ने स्वयं 1874 में समागुटिंग में नागाओं से संपर्क किया था, तो एक व्यक्ति ने दावा किया था कि वह तिब्बती है। कम से कम 100 साल पुराने एक व्यक्ति ने ब्रिटिश अधिकारी को बताया कि नागा लोग नागा पहाड़ियों के उत्तर पूर्व से आए थे और उनके लोग वहां रहने वाली 7वीं पीढ़ी के थे। क्या वह तिब्बत की बात कर रहा था या उसका मतलब चीन से था? कई वर्षों बाद द अंगामी नागास 1921 में J.H. हटन ने देखा कि सभी प्रकार की उत्पत्ति एक ओर मलय के शिकारी और दक्षिणी समुद्र की जातियों से जुड़ी हुई है और दूसरी ओर चीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अंगामी की विशिष्ट और पहली बार आने वाले आगंतुक के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित सीढ़ीनुमा चावल की खेती प्रणाली फिलीपींस के बोंटोक और एगोरोट जनजातियों से मिलती जुलती थी। विलियम सी स्मिथ, एक मिशनरी जो 1920 के दशक में नागाओं के जनजातीय अध्ययन और लोकगीत प्रकाशित करने वाले थे, ने सुझाव दिया कि वे ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिण में चले गए और फिर बर्मा, मलय प्रायद्वीप, बोर्नियो और फिलीपींस में चले गए। डॉक्टर M. होराम, एक नागा विद्वान, ने नागा, पुराने तरीके और नए रुझान में इन सिद्धांतों को संश्लेषित किया है। वे कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक समय में नागाओं ने इस जगह को अपना स्थायी निवास बनाने से पहले भटकना पड़ा होगा। उनके मिथकों और किंवदंतियों से यह पता चलता है कि बोर्नियो के मूल निवासियों के साथ उनका कोई खास संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों के पास सिर काटने का एक समान पारंपरिक तरीका है। इंडोनेशियाई लोगों के साथ, क्योंकि दोनों ही कपड़ा बुनने के लिए कमर करघे का उपयोग करते हैं। नागा कपड़ों पर कढ़ाई इंडोनेशियाई कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई से मिलती जुलती थी। नागाओं की सिर काटने की प्रथा वास्तव में अन्य लोगों के अलावा फिलीपींस की एगोरोट जनजातियों से जुड़ी हुई है। यूरोपीय शक्तियों के आगमन और परिणामस्वरूप ईसाई धर्म के प्रसार के साथ ये प्रथाएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। नागालैंड में आखिरी बार सिर काटने का अभियान आधिकारिक तौर पर 1958 में दर्ज किया गया था। हालांकि दूरदराज के गांवों में गांव के लंबे घरों की दीवारों पर अलमारियों पर बहुत सारे सिर प्रदर्शित हैं। गौरतलब है कि मलेशिया के सरवाक की इबान जनजाति के सिर इकट्ठा करने का महान अनुष्ठान उत्सव, जिसे एक समय में गवाल के न्यालांग या हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा जाता था, ये वही नाम है जो प्रमुख वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव को दिया जाता है। नागालैंड में अब राज्य प्रायोजित सभा। आज हॉर्नबिल फेस्टिवल काफी मासूम है। हालांकि अपने बड़े, चमकीले और विशिष्ट पंखों के लिए पसंद किया जाने वाला ये पक्षी एक समय में नागाओं द्वारा जोड़ा गया होगा, जैसा कि इबन्स के लिए था। सिंगालंग बुरुंग या उसके समकक्ष युद्ध के पक्षी देवता और ईसाई पूर्व समय में सभी एनिमिस्ट देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नागा कभी नरभक्षी रहे हैं।
फिर उन्हें अक्सर इस तरह क्यों चित्रित किया जाता है? एक संभावना यह है कि नागाओं में इंडोनेशिया के पहाड़ी जनजातियों के साथ कई शारीरिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो हाल के समय तक नरभक्षी थे। उदाहरण के लिए, सुमात्रा के बटक कई शताब्दियों तक अलग थलग रहे। वे दुश्मनों और कानून तोड़ने वालों दोनों का सिर काटकर खा जाते थे, सिर और हाथ ट्रॉफी के रूप में या संभावित बदमाशों को चेतावनी के रूप में प्रदर्शित किए जाते थे। शिकार के अलावा कई इंडोनेशियाई जनजातियों के नागाओं के साथ कई सांस्कृतिक संबंध हैं। उदाहरण के लिए, समुद्री यात्रा करने वाले बुगिस, जो द्वीप समूह के कई द्वीपों में रहते हैं, लकड़ी और बांस के घर बनाते हैं जिनमें छत के पंखों के जोड़े होते हैं जो मवेशियों के सींगों का प्रतीक होते हैं। लकड़ी और बांस से बने नागा लॉन्गहाउस में मिथुन सींगों का इस्तेमाल किया जाता है। नागाओं और उन जनजातियों के बीच स्पष्ट रूप से कई संबंध हैं जो ऐतिहासिक रूप से पूर्व मध्य एशियाई भूभाग से कहीं से भूमि और समुद्र के रास्ते दक्षिणी महासागरों तक पहुंचे थे। ब्रिटिश, भारतीय और नागा जासूसों और विद्वानों के साक्ष्यों को इकट्ठा करने पर ऐसा लगता है कि नागाओं के पूर्वज एशियाई मुख्य भूमि के किसी स्रोत से दक्षिण की ओर पलायन कर गए थे, संभवतः चीन के युन्नान प्रांत में। युन्नान बर्मा की सीमा पर है। ये वह जगह भी है जहां चीन में सबसे पहले ज्ञात मानव रहते थे और यह असाधारण मानव विविधता का स्थान बना हुआ है। चीन के 56 आधिकारिक रूप से पंजीकृत स्वदेशी अल्पसंख्यकों में से 25 युन्नान में रहते हैं, जहां वे आबादी का 38% हिस्सा बनाते हैं। ये हमेशा से दुनिया के जंक्शन बॉक्स में से एक रहा है, जहां लोग एशिया और ओशनिया के अन्य हिस्सों में ट्रक पर इसकी व्यापक सीमाओं को पार करते हैं। गौरतलब है कि 1960 के दशक से ही नागा गुरिल्ला प्रशिक्षण, हथियार और कुछ हद तक राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए युन्नान की ओर रुख करते रहे हैं। नागा विद्रोही सोच में माओवादी तत्व चीन के साथ अवचेतन सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ महान कर्णधार के क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता के कारण भी हो सकता है। युन्नान से जो लोग नागा बन गए, वे संभवतः बर्मा के रास्ते नीचे आए होंगे, जो आज के चीनी सीमावर्ती शहर रुइली के नाम से जाना जाता है, जो वेश्यावृत्ति, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी से भरा हुआ है, बड़ी नदी घाटियों और जंगलों से होते हुए मोलुमीन के समुद्र तक, जिसे अब मोलाम्यन कहा जाता है, बर्मा के पश्चिमी तट पर। मोलुमीन को ब्रिटिश पाठक जॉर्ज ऑवेल की परेशान करने वाली साम्राज्यवाद विरोधी लघु कहानी शूटिंग एन एलिफेंट 1936 में वर्णित शत्रुतापूर्ण शहर के रूप में जानते होंगे। अधिक मजेदार बात यह है कि शहर का संदर्भ रुडयार्ड किपलंग की 1892 की लोकप्रिय बैरक रूम बैलेड्स में प्रकाशित उनकी रोमांचक कविता मांडले को दर्शाता है। पुराने मोलुमीन पैगोडा के पास, समुद्र की ओर आलसी निगाहों से देखती हुई, वहाँ एक बर्मा की लड़की बैठी है और मैं जानता हूँ कि वह सोचती है कि मुझे, क्योंकि हवा खजूर के पेड़ों में है और मंदिर की घंटियाँ उनमें हैं। कहना, वापस आओ ब्रिटिश सैनिक, वापस मांडले आओ। किसी कारण से कुछ पूर्वज नागा समुद्र के किनारे एक पुराने शिवालय के पास लड़कियों की असटिन पुकार से विचलित हुए बिना उत्तर पश्चिम की ओर चले गए और उस सुरक्षा क्षेत्र में चले गए जिसे अंग्रेज नागा हिल्स के नाम से जानते थे। इस बीच अन्य नागा दक्षिण की ओर बढ़ते रहे और मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, ताइवान और फिलीपींस की ओर बढ़ते रहे। कुछ उत्तर की ओर वापस जाते हुए चिंडविन और अन्य नदी घाटियों में बस गए जो बाद में बर्मा बन गए। ये सब समझ में आता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि नागा लोग अपने अनुष्ठानों में कौड़ियों और शंखों का इतना अधिक उपयोग क्यों करते हैं। समुद्र से इतनी दूर रहने पर भी पारंपरिक वेशभूषा का पालन करना पड़ता है। हो सकता है कि उन्होंने इस परंपरा को उन दूर के समय से अपनाया हो जब उनके पूर्वजों ने ऐसा किया था। नागा विद्वान आर शिमरे, जो नागाओं की उत्पत्ति और संस्कृति 1985 के लेखक हैं, का मानना है कि आज के नागाओं के पूर्वज तटीय क्षेत्र में रहते होंगे। नागा लोगों के समुद्र तट से आने या कम से कम कुछ द्वीपों या समुद्रों को देखने की परिकल्पना को नागा लोगों की जीवनशैली और आज भी कई नागा गांवों में इस्तेमाल किए जाने वाले आभूषणों से बल मिलता है। इतने लंबे समय तक अछूते रहने के कारण नागा लोगों ने आज तक सबसे प्राचीन समय की संस्कृति को बनाए रखा है।
पोशाक को सुंदर बनाने के लिए कौड़ियों का उनका शौक और आभूषणों के रूप में शंख का उपयोग उनके लिए कीमती आभूषण। और तथ्य यह है कि नागा लोगों के कई रीति रिवाज और जीवन शैली बोर्नियो, सारावाक, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से बहुत मिलती जुलती है। ये दर्शाता है कि उनका प्राचीन निवास समुद्र के पास था, भले ही कुछ द्वीपों में न हो। इन प्रथाओं में सिर काटना भी शामिल था, जबकि नागाओं के पारंपरिक फूस के घर बोर्नियो और इंडोनेशिया में पाए जाने वाले घरों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। वे सीपियां हमें वास्तव में नागाओं की जड़ों के बारे में कुछ विशेष बताती हैं। उनकी जीवन शैली हमेशा भारत के गर्म मैदानों से दूर, दक्षिण समुद्र और प्रशांत महासागर में प्रायद्वीपों और द्वीप समूहों की ओर इशारा करती रही है, और यहाँ तक कि दूर की यादों में भी यात्रा करती रही है। मुझे वह उत्साह याद है जो मैंने अपने पुरातत्व संबंधी खोजबीन के दौरान महसूस किया था, जब मैंने दक्षिणी इराक के एरिडू में सुमरियन जिगुराट के अवशेषों से रेगिस्तानी रेत को खोदते समय अपने हाथों को छोटे, प्राचीन सीपों से भर लिया था। एरिडू, यकीनन, दुनिया का पहला शहर था, और इसका जिगुराट, हालांकि प्राचीन युग में 16 बार पुनर्निर्मित किया गया था, दुनिया की सबसे पहली डिज़ाइन की गई इमारतों में से एक है। जब मैंने सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान सैन्य अनुरक्षण के साथ और प्रथम खाड़ी युद्ध के मलबे से भरे गड्ढेदार रास्ते से एरिडू तक पहुंचना संभव था। हम दोपहर के करीब एरिडू पहुंचे। सूरज चमक रहा था, तापमान ठीक 50 डिग्री सेल्सियस था, और चारों ओर एक तपते रेगिस्तान की खामोशी थी जो मुड़ी हुई आंखों से जहां तक देख सकता था, फैली हुई थी। एक सुखद संयोग से एरिडू पहुंच जाने के बाद, और बगदाद में इराकी संग्रहालय और ब्लूमसबरी में ब्रिटिश संग्रहालय के विशाल गूंजते तहखानों में छिपे साक्ष्यों को अभी तक न पढ़ पाने के कारण, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा महत्वपूर्ण स्थान शहरी नियोजन और स्मारकीय वास्तुकला में पहला महान प्रयास इतनी घातक गर्म और शुष्क जगह में क्यों छिपा हुआ था। सीपियां स्पष्ट सुराग थीं। मेरी खोज एक पेशेवर पुरातत्वविद को बहुत ही भोली और सरल लग सकती है, फिर भी मेरे लिए कम से कम 2 और 2 या रेत और सीपियों को एक साथ रखना और यह महसूस करना एक जादुई क्षण था कि हजारों साल पहले एरिडू समुद्र के किनारे स्थित रहा होगा। ये समझ में आना चाहिए था, अन्यथा रेगिस्तान की लहरों से बहकर और सफ़ेद हो चुके वे हजारों छोटे सीप वहाँ क्यों होंगे। अब एक बार गर्वित सुमरियन मंदिर के उथले अवशेषों के ऊपर खड़े होकर मैं अपनी मन की आंखों से झिलमिलाते रेगिस्तान क्षितिज से उभरते जहाज़ों को देख सकता था। मैं एरिडू को समुद्री व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में कल्पना कर सकता था। नागाओं और उनकी वेशभूषा को देखते हुए वे समुद्री शंख, पंख, उनके रूप और उनके जीवन के तरीके के विवरण, खेती के तरीकों से लेकर उनके घरों के डिज़ाइन, सामग्री और निर्माण तक, मैं उनके लिए एक बार समुद्र के किनारे रहने के मामले की तर्कसंगतता को समझ सकता था। ये बात इसलिए भी सही थी क्योंकि कांस्य युग के यात्री हवा और ज्वार के हिसाब से बने व्यापारिक मार्गों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करते थे। शायद आखिरकार मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया था जो बचपन में मुझे हमेशा उलझन में डालता था, जब मैं पुराने विश्वकोशों और चित्र पुस्तकों के पन्ने पलटता था। बोलीविया के पहाड़ी गांवों में दूर दूर रहने वाले आदिम लोग भैंसों की तरह क्यों रहते थे। व्योमिंग के मैदान और बर्मा के घने जंगल ऐसे लगते थे जैसे वे चचेरे भाई हों, जो हजारों मील के समुद्र के बजाय कुछ दिनों की यात्रा से अलग हों। मुझे याद है कि एक दिन मैं बर्मा के लाहे के नागा गांव में घूम रहा था, और वहां मैंने शानदार पंखों वाले हेडड्रेस पहने आदिवासियों की एक उत्सवी सभा देखी। मैंने सोचा कि वे आसानी से चेरोकी या इरोक्वाइस हो सकते हैं। सोचने पर यह कोई मूर्खतापूर्ण विचार नहीं था। नागा लोग कई शताब्दियों तक अपनी भूमि से घिरी नीली पहाड़ियों के गुप्त दुर्ग में रह सकते हैं, और फिर भी वे एक विशाल प्रवासी समुदाय का हिस्सा बने हुए हैं जो चीन या मंगोलिया में कहीं से दक्षिण और पूर्व और पश्चिम में और संभवतः प्रशांत महासागर के आसपास फैला हुआ है। एक दिशा जो उन्होंने नहीं ली, जो उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वह थी पश्चिम में भारत के विशाल मैदानों की ओर जाना। मुझे ये सोचकर थोड़ा बुरा लगता है कि नागालैंड और भारत सियोक्स और जनरल कस्टर की तरह एक साथ चलते हैं। वैसे भी नागा लोकगीत बहुत सी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और आज भी हमेशा लिखे नहीं गए हैं।
जो समुद्र से पहाड़ों तक लोगों की प्राचीन यात्राओं के बारे में बताते हैं। हम निश्चित रूप से जानते हैं, और सबसे पुराने लिखित दस्तावेजों से, कि नागा लंबे समय से भयंकर योद्धा के रूप में जाने जाते थे। निश्चित रूप से नागा प्रसिद्ध योद्धा थे। जब 13वीं शताब्दी की शुरुआत में थाईलैंड के अहोम राजाओं ने असम पर विजय प्राप्त की, लेकिन पड़ोसी नागा पहाड़ियों पर नहीं। नागा स्पष्ट रूप से खुद को अपने तक ही सीमित रखना पसंद करते थे। अहोम के कब्जे वाले मैदानों पर उनके छापे मुख्य रूप से पशुधन और लूट के लिए थे, कभी भी भूमि या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, और निश्चित रूप से अपने धार्मिक विचारों या जीवन शैली को फैलाने के लिए नहीं। हालांकि नागा इतिहास का 90% या उससे अधिक कभी नहीं लिखा गया है। 19वीं शताब्दी के अंत तक कोई भी नागा लिखना भी नहीं जानता था। जनजातियों का प्राचीन इतिहास मिथक और किंवदंती का विषय बना हुआ है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में असम पर मुगल आक्रमण के समय, जिसका नेतृत्व फारसी मूल के हीरा व्यापारी मीर जुमला ने किया था, जो बंगाल का गवर्नर बन गया था, और जिसका इतिहास शहाबुद्दीन तालिश ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि नागा शब्द असम में ही प्रचलित हो गया था, और नग्नता के साथ साथ क्रूरता से भी जुड़ा था। मीर जुमला ने 12,000 घुड़सवारों, 30,000 पैदल सैनिकों और 323 जहाजों के बेड़े के साथ ब्रह्मपुत्र में नौकायन करते हुए असम पर विजय प्राप्त की, जिसमें आंशिक रूप से अंग्रेजी, डच और पुर्तगाली नाविक थे। हालांकि मानसून की बारिश के कारण यह महान सैन्य कारवां रुक गया और नागा हिल्स सामने आ गए। मीर जुमला ने अपनी थकी हुई सेना को धुंध से घिरी पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर आदिवासी योद्धाओं से युद्ध करने के लिए नहीं भेजा, जो एक थकाऊ परिदृश्य के प्रत्येक भीगे हुए कोने को जानते थे, जो पारंपरिक सेनाओं के सैनिकों के लिए रहस्यमय मौत का संकेत था। हथियारों और सैनिकों में उस महान साम्राज्य के सभी विशिष्टताओं के बावजूद नागा हिल्स कभी भी मुगल भारत का हिस्सा नहीं थे। भाषा के मामले में, हालांकि वे एक ही मूल के हैं, प्रत्येक नागा जनजाति की अपनी भाषा या बोलियां हैं, जो अन्य जनजातियों के सदस्यों के लिए काफी हद तक समझ से बाहर हैं। विदेशियों की तो बात ही छोड़िए। आज नागा से नागा भाषा में बात करते हैं, जिसे मैंने नागाली और नागामी दोनों कहते सुना है, जो कि नागा भाषाओं का एक मिश्रण है जिसमें असमिया और नेपाली का मिश्रण भी शामिल है। कभी कभी वे अंग्रेजी में या नागामी और अंग्रेजी के मिश्रण में संवाद करते हैं। नागालैंड भारत के 28 राज्यों में से एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंग्रेजी अभी भी आधिकारिक भाषा है, जो इसे संघीय गणराज्य में किसी भी अन्य जगह से अलग बनाती है और भारत में कहीं और लोगों को असहज करती है। नागालैंड के कुछ उपलब्ध पर्यटक गाइड और इतिहास इस बात पर जोर देते हैं कि नागा स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक लोग हैं, जिनमें कोई सामाजिक पदानुक्रम नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है। निश्चित रूप से अंगामी हमेशा औपचारिक नेताओं के बिना लोकतांत्रिक तरीके से रहते दिखाई दिए हैं। फिर भी इसके विपरीत, उदाहरण के लिए, कोन्याक समाज मूल रूप से निरंकुश बना हुआ है। इस बीच एओस ने लंबे समय से संसदीय लोकतंत्र का अभ्यास किया है तथा अपने नेताओं के लिए मतदान किया है। कई जनजातियों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी ओर, विभिन्न नागा समूहों में महिला अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। विद्रोही सेनाओं और कुछ सबसे सघन आदिवासी क्षेत्रों में, विशेष रूप से पूर्व में, बर्मी सीमा के पार, नागा महिलाएं दिन प्रतिदिन के कामों में बाघ का हिस्सा लगती हैं और बमुश्किल बराबर लगती हैं। अधिकांश भाग के लिए मजबूत और तगड़े, नागा पुरुष और महिलाएं गरीबी और स्वतंत्रता के युद्धों के बावजूद लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जो पिछले 60 वर्षों से उबल रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं की औसत जीवन अवधि वर्तमान में 73.4 वर्ष है, जो कि अधिकांश विकसित देशों में समान है और मुख्य भूमि भारत के विपरीत है। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जिसे दिन प्रतिदिन नागा पहाड़ियों पर ऊपर नीचे चलना पड़ता है, वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा या मर जाएगा। दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीब और दूरदराज के देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में अच्छी तरह से शिक्षित, आंशिक रूप से मिशन स्कूलों द्वारा, और क्योंकि 1980 के दशक से आर्थिक विकास के माध्यम से नागाओं को शांत करने के भारत के प्रयास के तहत कई नए सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, नागा साक्षरता दर, जो 2002 में 67.11% दर्ज की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय औसत से थोड़ी अधिक है।
मुझे नहीं पता कि यह आंकड़ा कितना सटीक है। दूरदराज के गांवों में कई लोग मुश्किल से साक्षर रहते हैं, हालांकि, और शायद इसी वजह से, कहानी सुनाना एक मनोरंजक सामुदायिक गतिविधि बनी हुई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नागा दूर के जंगलों में झोपड़ियों में रहने वाले आदिम लोग नहीं हैं, जैसा कि दूर के दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता के बहुत से नागरिक आज भी मानते हैं। हालांकि आज भारत के प्रमुख शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा नागाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन नग्न नागाओं की लोकप्रिय लोककथात्मक छवि अभी भी गायब नहीं हुई है। हालांकि सच्चाई यह है कि नागालैंड के भीतर कई नागालैंड हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के पूर्व प्रशासित क्षेत्रों में रहने वाले नागा हैं। अधिकांश भाग में दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग और निचले इलाकों में रहने वाले ये लोग भारत और पश्चिमी दुनिया के सबसे ज्यादा संपर्क में हैं। पुराने अप्रशासित क्षेत्रों में ऊंची पहाड़ियों में रहने वाली अन्य जनजातियों के आधुनिक दुनिया की प्रगति से कटे रहने की संभावना अधिक है, जबकि बर्मा में रहने वाले पूर्वी नागा लोग अभी भी जीवित हैं और अपने समय पर जीवित हैं। एक ऐसे विश्व में सर्वोत्तम ढंग से पनपना, जिसमें विगत में बहुत कम परिवर्तन हुआ है, केवल भगवान ही जानता है कि कितनी शताब्दियों में ऐसा हुआ है। नागा लोग अपने जीवन को प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों के नागरिकों की तरह ही बता सकते हैं, हालांकि एक झबरा, किलेबंद नागा पहाड़ी गांव की तुलना संगमरमर से सजे एक प्राचीन ग्रीक पहाड़ी शहर की वास्तुकला की परिष्कार से करना कल्पना की एक किरण है। हालांकि यह विचार आकर्षक और उपयुक्त दोनों है। कई शताब्दियों तक अपनी पहाड़ी की चोटी पर छिपे और बिना किसी परेशानी के नागा लोग एक ऐसा जीवन जीते थे जो दिल से और अधिकांश भाग के लिए लोकतांत्रिक था। वे एक दूसरे से जोश के साथ लड़ते भी थे। नागा गांव एक दूसरे से बहुत स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते थे। किसी भी तरह का थोड़ा सा भी अतिक्रमण या हस्तक्षेप आसानी से युद्ध और सिर काटने की नई लड़ाई का कारण बन सकता था। एक साझा नागा कारण या नागा राष्ट्र का विचार वास्तव में बहुत हालिया है, जबकि हाल के दशकों में नागा स्वतंत्रता आंदोलन में खाई जैसी विभाजन केवल नागाओं की गहरी आदिवासी प्रकृति को दर्शाता है। ये भी याद रखना चाहिए कि नागा शब्द का प्रयोग यद्यपि बाहरी लोगों द्वारा कई शताब्दियों पहले किया जाता था, लेकिन सभी नागा जनजातियों द्वारा इसे पिछली शताब्दी में ही स्वीकार किया गया। 2 विश्व युद्धों में वैश्विक संघर्ष और राजनीति के अपने अनुभव से पहले ही नागा लोगों को एक साथ लाने वाली बात 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ईसाई धर्म में उनका स्वेच्छा से और सामूहिक धर्मांतरण था। 1997 के जर्नल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लेख में इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने लिखा कि नागाओं का ईसाई धर्म में सबसे बड़ा आंदोलन पूरे एशिया में था, जो फिलीपींस के बाद दूसरे नंबर पर था। नागा स्वतंत्रता आंदोलन में ईसाई मिशनरियों ने जो भूमिका निभाई है, वह दिलचस्प है, भले ही वह शायद ही कभी जानबूझकर की गई हो। बाइबल को एओ, अंगामी और सेमा जैसी कई प्रमुख नागा भाषाओं में अनुवाद करके और उन्हें रोमन लिपि में छापकर, मिशनरियों ने विभिन्न जनजातियों के युवा नागाओं को इन मुख्य भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, और अंततः उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी। लिखित नागा भाषा बनाने की प्रक्रिया एडवर्ड विंटर क्लार्क के अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशन के साथ शुरू हुई, जिसकी स्थापना 1842 में हुई थी। 1872 में मोलुंद किमोन के एओ गांव में एओ ने जोर देकर कहा कि उनके पास एक बारीक लिखित भाषा थी, लेकिन चमड़े के चर्मपत्र पर चिन्हित लिपियों को सदियों पहले नागा हिल्स में जनजाति के प्रवास के समय एक कुत्ते ने खा लिया था। इसलिए कुत्ते ने उनका होमवर्क खा लिया, एक ऐसी कहानी जो क्लार्क जैसे शिक्षक के लिए परिचित रही होगी। और फिर भी 1880 तक क्लार्क और उनकी पत्नी मैरी ने आदिवासी भाषा बोलना सीख लिया। उन्होंने अपनी पहली एओ वर्णमाला और व्याकरण को हाथ से छापा। 3 साल बाद उन्होंने सेंट मैथ्यू के गॉस्पेल का अनुवाद छापा। सेंट जॉन 1906 में कुछ उपलब्धि हुई। 1911 में एक एओ शब्दकोश प्रकाशित किया गया था, जबकि न्यू टेस्टामेंट का पहला पूर्ण एओ संस्करण 1929 में एओ जनजातियों के इरिजुनबा, सुबोंगलेम, किलेप और अल्लेम की मदद से पूरा हुआ था। क्लार्क की मृत्यु के बाद बैप्टिस्ट मिशनरियों आर बी लॉन्गवेल और सी डब्ल्यू स्मिथ ने मिशन स्कूल के पहले नागा हेडमास्टर श्री मायांग नोकचा के साथ मिलकर काम जारी रखा। आदिवासियों,
विशेष रूप से नोकडेन लिम्बा और बेंडांगवती के प्रमुख योगदान के साथ, जिन्होंने इस वास्तव में कठिन कार्य के लिए अपना खाली समय दिया। अंततः नवंबर 1964 में संपूर्ण पवित्र बाइबल का एक संस्करण प्रकाशित हुआ। पुस्तक की बिक्री शुरू होने के 1 घंटे के भीतर 3000 प्रतियां बिक गईं। ऐसा नहीं है कि क्लार्क कभी भी यही चाहते थे, और फिर भी बाइबल पढ़ने, रोमन लिपि में लिखने और अंग्रेजी में बोलने में सक्षम होना, ये सभी तरीके थे जिनसे नागाओं ने 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को चुनौती दी। यही कारण है कि नागालैंड में काम करने वाले बैप्टिस्ट मिशनरियों को अक्सर मुख्य भूमि भारत के मुख्य रूप से हिंदू राजनेताओं द्वारा छद्म विद्रोही के रूप में बहुत संदिग्ध रूप से देखा जाता है। ईसाई धर्म, आम भाषाओं, शिक्षा और लेखन का प्रसार बाइबल के साथ बंदूकों, युद्ध और स्वतंत्रता की मांग के साथ हुआ है। ऐसा लग सकता है कि नागालैंड में आप जहां भी चलते हैं, यीशु आपके साथ चलते हैं। भारत में नागा मिशनरी आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपना संदेश फैलाने में व्यस्त हैं। मैं बुरुंडी, कंबोडिया, हांगकांग, जापान, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में नागाओं से मिला हूं, जहां कुछ नागा हैं। सफ़ेद बाइबल बेल्ट में यीशु के वचन का प्रचार करने का, बल्कि वीरतापूर्वक प्रयास करें। बाइबल के अनुवाद के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। 1890 के दशक के बाद से नागा साहित्य, शिक्षण और कहानी सुनाना गुड बुक से तेजी से प्रभावित हुआ। बाइबल के रूपक और मुहावरे नव शिक्षित नागा अधिकारियों और अंततः नागा स्वतंत्रता सेनाओं के बीच संवाद का एक तरीका बन गए। नवनिर्मित राष्ट्रीयता और उत्साहपूर्वक अपनाए गए तथा साझा धर्म के इस संयोजन ने अत्यंत कम समय में ही नागा हिल्स के जनजातीय समाज में क्रांति ला दी। जब क्रिस्टोफ वॉन फ्यूरा हेमेंडॉफ 1970 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध से पहली बार कोन्याक नागाओं से मिलने के लिए लौटे, तो उन्होंने देखा कि केवल वे लोग ही परिवर्तन की भयावहता को समझ सकते हैं जिन्होंने पारंपरिक नागा समाज का अनुभव किया है। जिन कोन्याक गांवों से वे गुजरे थे, वे अक्सर इस हद तक अलग थलग थे कि आसपास के गांवों के कोन्याक को दुश्मन माना जाता था और इस तरह उन्हें सिर काटने के लिए, छापे मारने के लिए वैध लक्ष्य माना जाता था। ईसाई मिशनरियों ने ही पारंपरिक नागा संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। लेकिन साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ मिशनरियों ने सदियों पुरानी परंपराओं और जीवन के तरीकों के साथ साथ आध्यात्मिक मान्यताओं को भी कमजोर करने का काम किया। धर्मांतरित लोगों को पारंपरिक गीत और नृत्य में भाग न लेने, चावल की बियर न पीने और ड्रम न बजाने का निर्देश दिया गया था। उन्हें मोरंग में नहीं सोना था, जो युवा अविवाहित पुरुषों के लिए पारंपरिक सामान्य शयनगृह था। उन्हें पश्चिमी शैली के कपड़े पहनने थे। कुछ अधिक उत्साही मिशनरियों ने इस हद तक मोरंग और बहुत सम्मानित आदिवासी कलाकृतियों को नष्ट कर दिया, इस विश्वास के साथ कि ईसाई विश्वास को स्थापित करने का एकमात्र निश्चित तरीका नागाओं की सांप्रदायिक जीवन शैली को तोड़ना था। जनजातियों के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण रखने वाले ब्रिटिश प्रशासकों ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी मिशनरियों के काम को बढ़ते संदेह के साथ देखा। वे चाहते थे कि नागा कमोबेश वैसे ही रहें जैसे वे थे, लेकिन ब्रिटिशों के एक बार ऐसा होने वाला नहीं था। उन्होंने स्वयं नागा पहाड़ियों के प्रशासित क्षेत्रों में बाजार अर्थव्यवस्था की मूल बातें शुरू की और उन जनजातियों के बीच चुपचाप कपटी पश्चिमी प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया जो उनके सबसे करीब थे। J.H. हटन मिशन के काम के सबसे कटु आलोचकों में से एक थे। द अंगामी नागाज में उन्होंने लिखा, कैप्टन बटलर जॉन बटलर, असम प्रांत में यात्राएं और रोमांच 1855 ने लिखा, तब से मुश्किल से 40 साल हुए हैं, लेकिन युद्ध में अंगामियों की कई प्रथाएं, जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, उन लोगों के बेटों द्वारा लगभग या पूरी तरह से भुला दी गई हैं, जिनसे उन्होंने उन्हें सीखा था। इयोस और लोटास के साथ मामला और भी आगे बढ़ गया है। पुरानी मान्यताएं और रीति रिवाज मर रहे हैं, पुरानी परंपराएं भुलाई जा रही हैं, ईसाइयों या अर्ध ईसाइयों की संख्या लगातार बढ़ रही है और परिवर्तन की भावना गांव के जीवन के हर पहलू पर आक्रमण कर रही है और उसमें व्याप्त हो रही है। हालांकि उनके मानव विज्ञानियों के अवसर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि सीमा पार अभी भी खुशहाल जनजातियां हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रशासित चचेरे भाइयों,
की तरह पिच को नहीं छुआ है और सभ्य नहीं बन पाए हैं, जो धर्मांतरण के बीज और असहमति की तलवार को नहीं जानते हैं, जो मिशनरी लाते हैं, और नहीं उन्हें अभी तक वो वर्जित फल खाने को दिया गया है जिसने हमारे पहले माता पिता को अंजीर के पत्तों और निर्वासन में धकेल दिया था। आक्रमण के पश्चात गीदड़ों की तरह आने वाली बीमारियों ने अभी तक उन्हें छुआ नहीं है और वे धूतियों के बजाय विनम्रता से चलते हैं। कोई भी पितृसत्तात्मक सरकार उन्हें सिर काटने या उनके जीवित रहने के योग्यतम व्यक्ति को मारने से नहीं रोकती है और उनके आदिम पुरातन रीति रिवाजों के विरुद्ध कोई अपवित्र हाथ नहीं उठाया जाता है। मजे की बात यह है कि सिर काटने की प्रशंसा में ये स्तुति पुराने नियम के किसी अध्याय की तरह लगती है। हटन उस समय जो बात नहीं समझ पाए वो ये थी कि हालांकि ईसाई धर्म ने वास्तव में कई पारंपरिक नागा मान्यताओं और प्रथाओं को कमजोर कर दिया है या उन्हें खत्म कर दिया है, मिशनरियों ने नागाओं को हथियार तो दिए ही थे। शिक्षा और साक्षरता ने उन्हें आधुनिक विश्व में अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम बनाया है। क्योंकि नागा लोग बहुत ही विविधतापूर्ण और विभाजित थे, चाहे वे ईसाई हों या एनिमिस्ट, और क्योंकि बहुत से गांव दूरदराज और बड़े पैमाने पर दुर्गम पहाड़ियों पर घने वनस्पतियों में छिपे हुए थे और अब भी हैं, इसलिए अंग्रेज भारत की आज़ादी से पहले जितना संभव हो सके नागा पहाड़ियों का नक्शा बनाने के लिए उत्सुक थे। दिसंबर 1945 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना उपमहाद्वीप के सभी स्वदेशी लोगों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उनका वर्णन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक जल्दबाजी में किए गए प्रयास के रूप में की गई थी। यह विचार व्यावहारिकता और रोमांस दोनों में निहित था। उस समय कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि भारत में कितने आदिवासी लोग हैं, जबकि कई ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों और वॉन फ्यूरा हेमेंडॉफ जैसे मानव विज्ञानियों के लिए जनजातियों को एक सर्वशक्तिमान भविष्य के भारतीय राज्य से बचाने की तत्काल आवश्यकता थी। खास तौर पर वॉन फ्यूरा हेमेंडॉफ, जे.पी. मिल्स, जे.एच. हटन और अन्य संबंधित स्थानीय अधिकारियों, जिनमें बी.एस. गुहा भी शामिल थे, जिन्होंने 1927 से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के भीतर मानव विज्ञान इकाई का संचालन किया था, कि एक लॉबी उत्तर पूर्व में एक शाही कॉलोनी के निर्माण के लिए पुरजोर दबाव डाल रही थी, जो उन जनजातियों के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करती, जिनमें नागा प्रमुख थे, जो पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता के विभिन्न युद्ध लड़ रहे थे। अंत में अंग्रेजों ने भारत को अपनी स्वतंत्रता दे दी, जो एक तेज और निर्णायक, भले ही घिनौना, क्रूर और खूनी हमला साबित हुआ और उत्तर पूर्व में एक संरक्षक बनाने के किसी भी विचार को तुरंत दूर कर दिया गया, जिससे नागा लोगों को नए राजनीतिक समझौते में अपना रास्ता तलाशने के लिए छोड़ दिया गया। भारतीय सरकारें अंततः भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति उत्सुक हो गईं, किसी रोमांटिक कारण से नहीं बल्कि अकादमिक रुचि से अलग, क्योंकि इसका इस्तेमाल एक तरह की जनगणना के रूप में किया जा सकता था, उपमहाद्वीप के 5000 या उससे ज्यादा अलग अलग लोगों का मानचित्रण करने और एक हद तक उन्हें उनकी जगह पर रखने का एक तरीका। हालांकि नागालैंड में ये हमेशा मुश्किल रहने वाला था, क्योंकि नागा लोग स्थिर नहीं रहते। हमेशा से ही पहाड़ी नागाओं का रिसाव रहा है। निचले इलाकों में बाढ़, फसल विफलता और अकाल के समय में और इसके विपरीत। दिल्ली के लिए यह बहुत निराशाजनक बात है कि नागा लोगों पर शासन करना आसान नहीं है और न ही कभी रहा है। जब अंग्रेजों ने पहली बार नागा पहाड़ियों में मार्च किया तो उन्हें नागा समाज की राजनीतिक कार्यप्रणाली हैरान करने वाली लगी। जब 1845 में कैप्टन बटलर इस क्षेत्र में एक लंबी मैपिंग और कूटनीतिक अभियान पर गए, तो उन्हें नागा प्रमुखों और बुजुर्गों ने बताया कि युद्ध के समय को छोड़कर उनके पास अपने लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, और जबकि वे खुशी खुशी ब्रिटिश संरक्षण के लिए सहमत हो गए, ये केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिश सैनिक पड़ोसी गांवों में लोगों पर हमला करने में उनकी मदद करेंगे जो संभवतः उसी जनजाति के हो सकते हैं। 6 साल बाद मणिपुर में अंगामी नागा देश में 2 अभियानों के बाद लेफ्टिनेंट विंसेंट ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के गवर्नर जनरल को बताया कि हर अंगामी गांव में 2 दल थे, एक मणिपुर के हितों से जुड़ा था और दूसरा अंग्रेजों से, लेकिन दोनों केवल विपरीत गुट को कुचलने में सहायता प्राप्त करने के लिए गठबंधन के लिए काम कर रहे थे। और
जाहिर है अंग्रेज घुसपैठियों की पीठ पीछे युद्ध या गठबंधन की योजना बनाने के लिए नागाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जटिल सांकेतिक भाषाओं को नहीं पढ़ सकते थे। नागा राष्ट्र जैसी कोई चीज है या नहीं, इस बड़े सवाल का इस्तेमाल आधुनिक नागालैंड राज्य के अस्तित्व को सही ठहराने के लिए किया गया है, जिसे 1963 में दिल्ली द्वारा मूल निवासियों को शांत करने के प्रयास में बनाया गया था, और इसे नकारने और कमजोर करने के लिए भी। आधिकारिक या भारतीय नागरिक का मानना है कि नागालैंड राज्य नागा लोगों को उनके आपसी लाभ के साथ साथ पूरे भारत की भलाई के लिए एक साथ रखने का काम करता है। अनौपचारिक दृष्टिकोण यह है कि राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, साथ ही उत्पीड़न का एक साधन है जो सभी नागाओं को अपने भीतर शामिल करने में विफल रहता है। 2000 में राज्य के मुख्यमंत्री एस.सी. जमीर के निर्देशन में नागालैंड राज्य कांग्रेस पार्टी ने नागा समाज का आधार नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें पार्टी के लिए एक बार और हमेशा के लिए ये स्पष्ट कर दिया गया कि नागा होने का क्या मतलब है और क्यों। बेशक नागालैंड राज्य एक आवश्यक निर्माण था और अभी भी है। पैम्फलेट के लेखकों ने पूछा कि क्या नागा कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र थे। उन्होंने लिखा, ये कठोर और अपरिहार्य सत्य है कि न तो हमारे पास एक निश्चित और एकीकृत राजनीतिक संरचना थी और न ही हम एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में थे। हम वास्तव में दूर दराज के गांवों में रहने वाले विषम, आदिम और विविध जनजातियों का एक समूह थे, जिनके बीच बहुत कम समानता थी और एक दूसरे के साथ नगण्य संपर्क था। गांवों के बीच मुख्य संपर्क सिर काटने की बर्बर प्रथा के माध्यम से था। आपसी संदेह और अविश्वास व्याप्त था। आपसी युद्ध आम बात थी। विभिन्न जनजातियों के बीच कोई विश्वास या बातचीत नहीं थी। इन परिस्थितियों में एकीकृत नागा राष्ट्र का सवाल ही नहीं उठता। अनिवार्य रूप से इस आधारभूत दस्तावेज ने स्वतंत्रता समूहों के बीच गर्मागर्म विवाद उत्पन्न किया, जिनसे हम इस पुस्तक के बाद के अध्यायों में नज़दीक से मिलेंगे। इसका आधिकारिक औचित्य नागाओं को यह विश्वास दिलाना था कि जिस भारतीय राज्य में वे रहते हैं वो एक अच्छी चीज है, और कम से कम इसलिए नहीं कि इसने विविध लोगों के इस समूह को दुनिया की नज़र में मूल्य और महत्व दिया है। ये कथन, ये कहना होगा, स्पष्ट रूप से बेतुका है। अगर नागालैंड की सीमाओं के बाहर कोई भी व्यक्ति राज्य या उसके लोगों के बारे में कुछ भी जानता है, तो यह विभिन्न स्वतंत्रता समूहों की गतिविधियों के कारण है, जिन्होंने खुद को भारत से आज़ाद करने के लिए आधी सदी से भी ज्यादा समय तक बहुत कठिन और गड़बड़ संघर्ष किया है। स्वाभाविक रूप से उन निचले इलाकों के नागा लोगों के लिए जो खुशी खुशी भारतीय शासन के साथ चले गए हैं, वेतन और कमोबेश आधुनिक जीवन के आरामदायक तरीके के मामले में सामान्य पुरस्कार उच्च रहे हैं। हालांकि अधिकांश नागा लोगों के लिए उनका राज्य एक भारतीय जुए की तरह है, और जितनी जल्दी यह खत्म हो जाए और एक स्वतंत्र नागालैंड बनाया जाए, सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा। फिर भी मणिपुर में रहने वाले नागा लोग नागालैंड के कारण अपनी वफादारी में विभाजित हैं। अगर कभी ऐसा देश अस्तित्व में आया तो मणिपुर की सीमाएं कम हो जाएंगी। सभी मणिपुरी, चाहे वे नागा हों, जिनकी आबादी 15% से भी कम है, या मीठी जो लगभग 60% हैं, मानते हैं कि 1949 में उनके साथ धोखा हुआ था, जब उनका राज्य, जो सदियों से स्वतंत्र था और केवल ब्रिटिश राज के दौरान एक तरह की संरक्षित भूमि, को उनकी पीठ पीछे और उनके अपने राजा द्वारा भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप मणिपुर पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत देश होने के बावजूद कभी भी एक खुशहाल राज्य नहीं रहा। इसके लोग अपनी स्वतंत्रता वापस चाहते हैं। वे नागालैंड की तुलना में दिल्ली और मुख्य भूमि भारत से और भी दूर हैं। इसलिए यहाँ नागा मुद्दे सबसे अच्छे रूप में धुंधले हैं। नागालैंड, मणिपुर और अन्य 5 पूर्वोत्तर राज्यों को अपने नियंत्रण में रखने की भारत की इच्छा वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रेरित है। बंगाल और चीन के बीच बफर जोन के रूप में काम करने वाली 7 बहनों के बिना भारत खुद को उजागर या वास्तव में नंगा महसूस करेगा। संस्कृत, असमिया और हिंदुस्तानी के साथ साथ टोलेमी से लिया गया शब्द नग्न लंबे समय से असम के सुदूर छोर पर रहने वाली पहाड़ी जनजातियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसा कि विलियम रॉबिन्सन ने असम के वर्णनात्मक विवरण 1841 में लिखा है,
नागा शब्द की उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि यह संस्कृत शब्द नंगा से लिया गया है और हिंदुओं द्वारा लोगों के कपड़ों की कमी के कारण उनका उपहास करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन व्युत्पत्ति संबंधी व्युत्पत्ति के लिए बहुत कम आधार लगता है, क्योंकि यह शब्द कभी भी खासिया या गारो के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिनसे वे नागा जनजातियों की तुलना में अधिक नग्नता के साथ परिचित थे, जिनसे हम ब्रिटिश परिचित हैं। नग्न विशेषण की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अन्य सिद्धांत भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शब्द हमेशा बाहरी लोगों द्वारा लगाया गया है। परंपरागत रूप से नागा लोग खुद को या तो अपनी व्यक्तिगत जनजातियों के नाम से पुकारते थे या बस आदमी, एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल वे समानता और इस विचार को व्यक्त करने के लिए करते थे कि वे पदानुक्रम से मुक्त समाज में रहते थे। महिलाओं और बच्चों सहित सभी लोग बस और स्पष्ट रूप से आदमी थे। लेकिन नग्न टैग का इस्तेमाल मुख्य भूमि के भारतीयों द्वारा लंबे समय से यह सुझाव देने के लिए किया जाता रहा है कि नागा किसी तरह से हीन थे, और यह रवैया आज भी व्याप्त है। मुख्य भूमि भारतीयों में आकस्मिक और संस्थागत नस्लवाद पुरानी किताबों से यह बात रेखांकित होती है कि नागा लोग अभी भी 20वीं सदी की शुरुआत में रह रहे हैं। मैंने एक स्कूली किताब पढ़ी जो 1990 के दशक में कलकत्ता में अभी भी प्रचलन में थी। उसमें नागा लोगों और उनकी संस्कृति की आवश्यक विशेषताओं को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। सिर का शिकार, अविवाहित पुरुषों के लिए सामान्य छात्रावास, खंभों पर बना आवासीय घर, मृतकों का ऊंचे मंच पर अंतिम संस्कार, पान चबाना, परीक्षण विवाह प्रणाली, दूध से अरुचि, चुभन करके गोदना, राजनीतिक संगठन का अभाव, डबल सिलेंडर वर्टिकल फोर्ज, कपड़ा बुनने का करघा, बड़ी आयताकार लकड़ी की ढाल, उनके क्षेत्र में निवास, अपरिष्कृत कृषि। इसलिए अगर आप कभी पूर्वोत्तर भारत में हों और खंभों पर बने एक आम शयनगृह में ठोकर खाएं और वहां शायद नग्न अविवाहित पुरुष पान चबाते, 2 सिलेंडर वाली खड़ी भट्टियां चलाते और दूध की पेशकश को ठुकराते हुए हों, तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि यहाँ नागा लोग रहते हैं। कुछ दूरदराज के गांवों को छोड़कर, खास तौर पर बर्मा के गांवों को छोड़कर, परंपराएं अक्सर टूट गई हैं या गायब हो गई हैं। मोरंग या आम शयनगृह, जहां युवा पुरुष युवावस्था से लेकर शादी तक एक साथ रहते थे, ज्यादातर गायब हो गए हैं। ईसाई मिशन की शिक्षा और आधुनिक जीवन शैली की स्वीकृति का मतलब है कि हाल के दशकों में परिवार इकाई अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, हालांकि गांव नागा जीवन का दिल बना हुआ है। दीमापुर जंक्शन और कोहिमा से दूर आप पहाड़ियों में जितना आगे बढ़ेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपको पारंपरिक पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव। इनमें से सबसे अच्छे गांवों के सामने अभी भी मेन्हिर की सड़कें हैं, जो पूर्वजों की पूजा के एक शांत पंथ के हिस्से के रूप में बनाई गई हैं, जबकि लकड़ी की बाड़ के पीछे बड़ी बड़ी झबरा फूस की छतों वाली झोपड़ियां अभी भी सींगों और सींगों से सजी हुई हो सकती हैं। जो मोरंग बच गए हैं, वे अभी भी शिकार की ट्रॉफियों से भरे हुए हैं, जबकि उनमें सोने वाले युवा पुरुषों के आदर्श मिशनरी ईसाई विवाह के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने की संभावना नहीं है। परंपरागत रूप से नागा लोग यौन रूप से उन्मुक्त रहे हैं, कई बार सिर्फ एक रात के लिए शादी करते हैं, जैसा कि वे कहना पसंद करते हैं, और आधिकारिक तौर पर केवल प्रयोगात्मक आधार पर शादी करते हैं जब तक कि उन्हें अपना सच्चा साथी नहीं मिल जाता। हालांकि एक बार मिल जाने के बाद नागा विवाह लंबे समय तक चलने वाले और वफादार होते हैं। आज तलाक की दर काफ़ी हद तक इसलिए अधिक है क्योंकि मिशनरी जीवन शैली पारंपरिक नागा तरीकों से पूरी तरह मेल नहीं खाती है, जो तपस्वी ईसाई मिशनरी आदर्शों की तुलना में कहीं अधिक तरल और व्यावहारिक हैं। विक्टोरियन ब्रिटेन से आने वाले, जहां निजी तौर पर दोषी वासना और विदेशी चीजों के लिए एकतरफा इच्छा के साथ कसकर बंधे हुए सार्वजनिक गुणों का असहज विवाह होता है, नागाओं की खोज इन भयंकर पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने वाले युवा पुरुषों के लिए वास्तव में रोमांचकारी थी। वे ऊंचे गाल, बादामी आंखें, कांस्य त्वचा और चमकती मुस्कान। वे सनसनीखेज पोशाकें। नागा खुद किसी व्यक्ति या संभावित साथी की सुंदरता का अंदाजा उसके पिंडलियों के आकार से लगाते हैं, जो उनके लिए शरीर का सबसे कामुक अंग है।
बर्मा के सबसे पुराने जमाने के गांवों में आकस्मिक या मासूम प्रदर्शन पर महिलाओं के नग्न या मुश्किल से छिपे हुए स्तन पुरुषों के लिए गुलामी की वस्तु नहीं है, जैसा कि वे पश्चिमी दुनिया में होते हैं। आज के नागा लोगों को त्योहार के दिन उनके जटिल आदिवासी परिधान में देखना, जिनमें से वास्तव में बहुत सारे हैं, फिर भी बहुत ही रोमांचकारी दृश्य है। कल्पना कीजिए कि ऐसे लोग विक्टोरियन लोगों को कैसे दिखाई देते होंगे, जो अपनी बात पर अड़े रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और कल्पना कीजिए कि स्कॉटिश सैनिक टार्टन किल्ट पहने योद्धाओं से कैसे मिलते हैं। प्रत्येक जनजाति के अपने अलग अलग डिज़ाइन और रंग हैं, वे सभी काफ़ी आकर्षक हैं। गौरतलब है कि नागालैंड के लिए एक आधिकारिक भारतीय सरकारी गाइड के अनुसार इसके लोग इस प्रकार हैं: मध्यम से कम ऊंचाई का, चेहरे का सूचकांक बहुत कम, नाक का सूचकांक मध्यम, नाक के अनुरूप, बाल आम तौर पर सीधे, त्वचा भूरी पीली। या ये कहा जा सकता है कि आदिम, पीला और बदसूरत, जो सच्चाई से बहुत दूर है। 1832 और 1879 में नागाओं के साथ उनकी पहली मुठभेड़ के बीच शुरुआती खूनी संघर्षों के बाद, जब तक उन्होंने अपनी सैन्य श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी, अंग्रेज पहाड़ी जनजातियों के साथ काफ़ी हद तक ठीक-ठाक तरीके से बस गए थे। दोनों पक्षों के सामने एक बड़ी समस्या थी: सिर काटने का सवाल। अंग्रेजों के लिए ये प्रथा घृणित थी, लेकिन नागाओं के लिए ये जीवन जीने के तरीके से कहीं बढ़कर थी। पकड़ा गया सिर सौभाग्य और उर्वरता का स्रोत था। एक गांव में जितने अधिक सिर प्रदर्शित होते थे, वह गांव उतना ही समृद्ध होता था। और एक युवा के लिए वो खुद को पूरी तरह से योद्धा, एक असली आदमी तभी साबित कर सकता था जब वह अपना पहला सिर काटता था। तब उसके शरीर पर टैटू बन जाता और लड़कियों को प्रभावित करने का मौका मिलता। सांस्कृतिक भिन्नता आजकल समाज में दुष्ट पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहाना, जो लोगों को पीटने और पत्थरों से मार डालने, हाथ काटने, युवतियों के जन्नांगों को विकृत करने तथा अन्य प्रकार के अशोभनीय व्यवहार करने में आनंद लेते हैं। अक्सर धर्म और बेचारे भगवान के नाम पर के आधार पर सिर काटने को उचित ठहराना इस तथ्य से अनभिज्ञ होना है कि नागा लोग भी केवल मनोरंजन के लिए सिर काटते थे। नागा गांवों में एक कहानी प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि एक सरदार दोपहर के भोजन के समय कम खाता है और अस्वस्थ महसूस करता है। जब उससे पूछा गया कि उसे क्या परेशान कर रहा है, तो सरदार ने कहा, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे योद्धाओं ने हमारे दुश्मनों के सिर पर्याप्त मात्रा में नहीं काटे हैं। इसलिए उसके युवा योद्धा दुश्मन के गांव में भागे और कुछ महिलाओं और बच्चों के सिर काटे। ये सरदार को रात के खाने में परोसे गए, तब तक उसकी हमेशा की तरह भूख वापस आ गई थी। नागा लोगों को इस तरह की कहानियां सुनाना पसंद है। जब उर्सुला ग्राहम बोवर, जिनके बारे में बाद में बहुत कुछ बताया गया, 1930 के दशक में कलकत्ता में खरीदारी के लिए अपने नागा गार्ड को अपने साथ ले गईं, तो उन्होंने पाया कि वह अपनी अतृप्त नरभक्षी भूख की लंबी लंबी कहानियों से विनम्र हिंदू यात्रियों को खुशी खुशी डरा रहा था। उसने मुझे बताया कि यह निश्चित रूप से एक अच्छा तरीका था ताकि उसे ट्रेन में एक कंपार्टमेंट मिल सके। असम मेल ट्रेन की भीड़ को देखकर वह खुद से कहता था कि वह लेटकर सो जाना चाहता है। अंग्रेजों ने नागाओं को मोटे तौर पर यह विश्वास दिलाया कि वे शिकार की प्रथा को छोड़ दें, जो कई अंतर ग्रामीण और जनजातीय युद्धों का स्रोत है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ है कि यह प्रथा बंद हो गई थी, जैसा कि ब्रिटिश और भारतीय दोनों ही आधिकारिक दस्तावेजों में कहा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत पहले। पुरानी प्रथाएं मुश्किल से खत्म होती हैं। उदाहरण के लिए, आधिकारिक भारतीय सरकारी रिपोर्टें आश्चर्यजनक आश्वासन के साथ बताती हैं कि नागाओं में से केवल 0.3% ही अभी भी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं, और ये मुख्य रूप से पेरेन और आधुनिक राज्य के पूर्वी जिलों में केंद्रित हैं। शायद, और फिर भी, आज इंग्लैंड से यात्रा करने वाला कोई भी दूर दूर तक का तेज तर्रार आगंतुक तुरंत जान जाएगा कि आधिकारिक आंकड़ों के बावजूद ये कोई विशेष रूप से ईसाई देश नहीं है। अगर कुछ भी हो, तो इंग्लैंड एक आक्रामक, बड़े पैमाने पर बुटपस्त या बस अधार्मिक देश है। फिर भी इसके लोग क्रिसमस पर पब में कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद और मुसीबत के समय भगवान को पुकारने में अच्छे हैं। आंकड़े इस बात का बहुत कम अंदाजा देते हैं कि लोग अपनी हड्डियों में क्या विश्वास करते हैं।
तथ्य यह है कि नागाओं ने एनिमिस्ट के रूप में भी हमेशा एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास किया है, जिसने ईसाई मिशनों के लिए अपना काम करना थोड़ा आसान बना दिया जब वे 1880 के दशक में पहली बार यहाँ आए थे। ईसाई धर्म में बपतिस्मा और पूजा अर्चना में असाधारण वृद्धि के बावजूद नागालैंड में मनाए जाने वाले त्योहारों में सदियों से कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि ये बात अधिकांश धर्मों के लोगों के लिए सही है, क्योंकि मुख्य त्योहार भूमि की बुआई या तैयारी और कटाई से संबंधित हैं। इसमें शामिल अनुष्ठान और रीति रिवाज दुनिया भर में पहचाने जाने वाले रूपों में दोहराए जाते हैं। स्नान, मुर्गा, सूअर, बैल की बलि, भूमि को पानी देना, सामूहिक गायन और जाहिर है दावत कई देशों में आम बात है और सभी के आधुनिक, अगर साफ सुथरे, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में समकक्ष हैं। पेश किए जाने वाले भोजन में गोमांस, मेढक, रतालू, चिपचिपा चावल या टेपोका है या नहीं, और क्या इसे चावल की शराब या चावल की बियर के साथ धोया जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी जनजाति किस कार्यक्रम का जश्न मना रही है। लेकिन ये नागा त्योहार वे किसी भी व्यक्ति के लिए पहचानने योग्य हैं जो कृषि समुदाय से आता है या कभी वहाँ रहता रहा है। अगर आप ऐसे किसी त्योहार पर आते हैं तो आपका स्वागत किया जाएगा। नागा लोग मेहमाननवाजी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर ये कृषि उत्सव दुनिया भर के लोगों में उदारता की भावना पैदा करते हैं। अभी हाल ही में एक रविवार को मैं ग्रामीण प्रोविंस से गुजर रहा था और बेवकूफ़ी से दोपहर का भोजन चूक गया। दोपहर के इस समय कुछ खाने की उम्मीद में उसके पास एक पत्थर के गांव में चर्च के बाहर भीड़ के पास रुका। ये गांव के बैल दौड़ का दिन था। उन्होंने कहा, हमारे साथ शामिल हो जाओ। जब मुझे शानदार भोजन और स्थानीय शराब के वजन के नीचे चरमराती एक अविश्वसनीय रूप से लंबी ट्रस्टल टेबल पर ले जाया गया। पार्टी के बाद बैल दौड़ हुई, एक शानदार प्राचीन घटना जो निश्चित रूप से पुरानी प्रजनन रस्मों से जुड़ी थी। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, इस घटना और नागा गांवों में आयोजित होने वाली घटनाओं में क्या अंतर था। वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं। कई धार्मिक आयोजनों के राजसी आवरण के नीचे भूमि को उपजाऊ बनाने, पूर्वजों के प्रति सम्मान और शारीरिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म से संबंधित सदियों पुराने अनुष्ठान हैं। एओया सेमा नागा और प्रोवेंकल किसानों द्वारा आयोजित दावतों के बीच बड़ा अंतर मुख्य रूप से पोशाक का है। जहां मेरे फ्रांसीसी मेजबान नीरस कपड़े पहने हुए थे, वहीं नागा त्योहार के दिनों में अपने सभी विदेशी परिधान पहनते हैं। हाथ से बुने और रंगे शॉल और किल्ट, कई अलग अलग रंगों के धारीदार पैटर्न वाले या सादे, मोतियों, कौड़ियों, कीमती सामग्रियों और बकरी के बालों से सजे होते हैं। पंख बहुतायत में है और टिंटिन की कहानी के चमकीले पन्नों में पाए जाने वाले किसी भी चीज से ज्यादा विदेशी हेडड्रेस हैं, जो और भी चमकीले लाल बीन्स से बने हैं। टोपियां कुछ ब्रिटिश गार्डमैन की बुस्बी जैसी हैं, जिन्हें भालू या कुत्ते के फर, जंगली सुअर के दांत और चमकीले हाथ से बने आभूषणों से सजाया जाता है। हार, सीप, कांस्य घंटियां, बाघ के दांत, पीतल के सिर और गोल्फ की गेंद के आकार के मोतियों से भारी लटकते हैं। कानों में सींग हो सकते हैं और जंगली सुअर के दांतों से बांस की टोपियां पिन की जा सकती हैं। ऊपरी और निचली भुजाएं लकड़ी के छल्ले से बंधी होती हैं। चेहरों पर टैटू गुदवाए जा सकते हैं या पेस्ट से रंगा जा सकता है। पारंपरिक नागा पोशाक, टोपी और यहाँ तक कि आधुनिक वस्त्रों की प्रदर्शनी निश्चित रूप से किसी भी प्रमुख विश्व संग्रहालय या कला दीर्घा में एक बेहद लोकप्रिय सनसनी होगी। नागा परिधान फैशन में कई नए रुझान स्थापित कर सकते हैं। दुख की बात है कि हालांकि नागा महिलाएं एक हद तक बेहद कुशल और कल्पनाशील बुनकर हैं, नागालैंड में शिल्प धीरे धीरे दीमापुर में धीरे धीरे बढ़ते पर्यटक बाजार के सेवक बन रहे हैं। डियाजेफे क्राफ्ट विलेज में प्रदर्शित लकड़ी की नक्काशी को देखें और कोहिमा और तेजी से जब वे इसे वहन कर सकते हैं तो नागालैंड भर के ग्रामीण अपने खुद के मिट्टी के बर्तन और खाना पकाने के व्यंजन बनाने के बजाय एल्यूमिनियम के बर्तन और पैन खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अपरिहार्य है, भले ही किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी भी रोमांटिक प्रवृत्ति या दृश्य संवेदनशीलता हो। अमेरिकी अवकाश के कपड़े यूएसए को छोड़कर कहीं भी बने,
और सुपरमार्केट शैली के सामान की वैश्विक भीड़ एक अपमानजनक घटना है और एक ऐसी घटना है जो व्यक्तिगत, आदिवासी और अन्य स्थानीय पहचानों को खत्म कर देती है। हास्यास्पद बात यह है कि राज्य द्वारा अनुदानित पर्यटकों के लिए आयोजित उत्सवों में आदिवासियों को लंगोटी और नंगे पैर के बजाय शॉर्ट्स और दौड़ने वाले जूते पहनने पर जोर दिया जाता है, ताकि भारत की मुख्य भूमि से आने वाले वीआईपी या अमेरिकी मिशनरियों को, मेरा अनुमान है, वास्तविक पारंपरिक वेशभूषा से आपत्ति न हो। आज आप त्योहारों पर जो गीत सुनते हैं, वे पारंपरिक और बहुत आधुनिक का एक दिलचस्प मिश्रण हो सकते हैं। बाद वाले अमेरिकी बैप्टिस्ट भजनों की आड़ में हैं, जिनमें से कोई भी मुझे अपने कैथोलिक पालन पोषण से नहीं पता है। नागा खेल मनोरंजन के कुछ हिस्से जो त्योहारों के दौरान और साथ ही साल के अन्य समय में अभी भी बहुत जीवंत हैं, वे खुशी से शुद्धतावादी चिंताओं से अप्रभावित हैं। नागा कुश्ती, किक बॉक्सिंग, पोल क्लाइंबिंग और रस्साकशी बेहद ऊर्जावान और बेहद लोकप्रिय सामुदायिक मनोरंजन बने हुए हैं, जैसा कि कम खुशी से मुर्गों की लड़ाई है। हालांकि एक बात जो कलात्मक रूप से इच्छुक लोगों को नोटिस हो सकती है, वो ये है कि इन त्योहारों में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उनमें से कुछ हेड ड्रेस को देखें। क्या वे असली पंख हैं? नहीं, क्योंकि नागाओं ने जंगली जानवरों का बेतहाशा शिकार किया है। बहुमूल्य हॉर्नबिल पंख तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं। प्रदर्शन पर रखे गए पंखों की बढ़ती संख्या चित्रित कागज से बनी है। नागालैंड में कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं, फिर भी पारंपरिक नागा संस्कृति के जो अवशेष बचे हैं, वे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति चिंता की कमी के कारण उतने ही खतरे में हैं, जितने पश्चिमी, भारतीय और अन्य विदेशी प्रभावों के कारण। क्या पारंपरिक नागा संस्कृति बच पाएगी? जैसा कि पहले था, वैसा नहीं। फिर भी इस बात के स्वस्थ संकेत हैं कि एक युवा, कंप्यूटर साक्षर पीढ़ी संगीत, लेखन, फैशन, शिल्प और अन्य साधनों के माध्यम से पारंपरिक नागा मान्यताओं, मूल्यों, अनुष्ठानों और सौंदर्यशास्त्र को आधुनिक और तेजी से वैश्वीकृत दुनिया से जोड़ने की शुरुआत कर रही है। फिर से, ये देखना मुश्किल नहीं है कि नागा कपड़े और वेशभूषा दुनिया के फैशन उद्योग पर एक बड़ा प्रभाव कैसे डाल सकते हैं, या कैसे नागा बांस और बेत की शिल्पकला कोहिमा के बाजारों में कुछ पर्यटक ट्रिंकेट के लिए प्रेरणा से कहीं अधिक हो सकती है। वास्तव में, टोपी और टोकरियों से लेकर बर्तन, कंटेनर, मछली पकड़ने के सामान, बांसुरी, तुरही और वायलिन तक, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नागा बांस के डिजाइन आनंददायक और उपयोगी दोनों हैं। यहाँ तक कि आमतौर पर कंप्यूटर से चिपके रहने वाला बच्चा भी बांस के माउथ ऑर्गन को बजाना सीख सकता है, जो एक बहुत ही सरल वाद्य यंत्र है जो फिर भी वादक को इसकी रेंज का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसी खूबसूरती से बनाई गई वस्तुएं दुनिया भर में स्मार्ट डिज़ाइन संचालित दुकानों में आसानी से बिक सकती हैं। खासकर शायद इसलिए क्योंकि वे मनोरंजक किंवदंतियों और लोक कथाओं से लिपटे हुए हैं। मुझे टोकरी बनाने की खोज की वो नागा कहानी पसंद है। एक बार की बात है, चंकी चांगलंगा नाम का एक जादूगर रहता था जो मनोरंजन के साथ साथ कई चमत्कार भी करता था। जब वो मरने वाला था, तो उसने अपने साथी एओ लोगों से कहा कि अगर वे 6 दिन बाद उसकी कब्र खोलेंगे तो उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा या सोचा था। और उन्होंने ऐसा ही किया। कब्र में क्या था? एओ द्वारा बनाई जाने वाली सभी टोकरियों के डिज़ाइन, और इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ये काफ़ी चमत्कारी है। भले ही नागा संस्कृति आधुनिक दुनिया में खुद को एक या दूसरे तरीके से मोड़ लेगी, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि नागा लोग अपनी जनजातियों के प्रति अपनी गहरी निष्ठा बनाए रखेंगे। ईसाई धर्म, पूंजीवाद और उपभोक्तावाद ने, अनजाने में या अनजाने में, नागाओं को उनके पुराने सामुदायिक जीवन से दूर करने में मदद की है। लेकिन नवंबर 2002 में गुवाहाटी में आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद द्वारा प्रायोजित उत्तर पूर्व भारत में जातीय संघर्षों के समाधान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत नागा संघर्ष के विषय पर बोलते हुए काका इरालू की आवाज़ सुनिए। मैं अंगामी जनजाति के खोनुमा गांव से हूँ। एक नागा के रूप में मेरी राजनीतिक स्थिति और पहचान उस गांव के स्तर से शुरू होती है। प्रत्येक नागा गांव एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसके अपने कानून गांव को नियंत्रित करते हैं। अब गांव के भीतर मैं इरालू कबीले से संबंधित हूँ। इरालू कबीला मेयासेत्सु कबीले से संबंधित है।
मेयासेत्सु कबीला बदले में और भी व्यापक और बड़े कबीले समूह से संबंधित है जिसे मिरहोम खेल कहा जाता है। मिरहोम खेल बदले में खोनोमा गांव को बनाने वाले 3 प्रमुख खेलों में से एक है। खोनोमा गांव बदले में अंगामी जनजाति से संबंधित है और अंगामी जनजाति बदले में नागा राष्ट्र से संबंधित है। इसलिए मेरी राजनीतिक पहचान की भावना इरालू स्तर से मेयासेत्सु, मिरहोम, खोनोमा, अंगामी और अंततः नागा राष्ट्रीय स्तर तक शुरू होती है। मेरी राजनीतिक पहचान के हर स्तर पर मेरे सैकड़ों कबीले के लोग, खेलमेन, गांव के लोग, आदिवासी और साथी नागा हैं, जिनका दायित्व है कि वे एक नागा के रूप में मेरी रक्षा करें। बदले में मैं भी अपनी राजनीतिक पहचान के इन सभी स्तरों के प्रति समान दायित्व और निष्ठा रखता हूँ। इस तरह नागा, हालांकि वे एक बहुत ही छोटे राष्ट्र हैं, ने 1 सदी से भी अधिक समय तक शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य और आधी सदी से भी अधिक समय तक भारत को चुनौती दी है। वास्तविक राजनीतिक वास्तविकता में कोई भी नागा अकेला नहीं है। इसलिए अगर कोई विदेशी किसी नागा को नुकसान पहुंचाता है तो वे खुद को पीड़ित के सैकड़ों कबीले के लोगों द्वारा खून के लिए रोते हुए पाएंगे। एक व्यक्ति का भूमि स्वामित्व भी कबीले, खेल, गांव और आदिवासी भूमि के इन सभी विभिन्न स्तरों पर फैला हुआ है। इसलिए हर नागा कई कुलों वाला व्यक्ति है और कई देशों में। जहां तक मेरा सवाल है, ये जातीय और राष्ट्रीय पहचान मेरे लिए अनमोल हैं। वास्तव में वे मेरे राजनीतिक अस्तित्व को परिभाषित करते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हूं जिसके पास अपना देश है। इस प्रकार मैं इस जन्मसिद्ध अधिकार को भारत या पृथ्वी पर किसी अन्य राष्ट्र को कभी नहीं सौंप सकता।